Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9th and metric. This is your next lecture of physics. We have gone through the branches of physics, but अब हम जो करेंगे that is importance of physics in our daily life. हमने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा अपनी लाइफ में कि भाई फिज़िक्स में कि हमें क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, लेकिन हर चीज़ में फ़िज़िक्स है। इवन जो फोर्स हम अपनी पर्सनल यूज़ करते हैं कोई चीज़ उठाने में या कोई चीज़ पुश करने में, फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें भी है। और अगर हम फर्दर इसमें जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने इलेक्ट्रिकल फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि ब्रांच जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास इन दो चीज़ों का आजकल के दौर में गुजारा ही नहीं है दोनों की चीज़ों के बगैर। नाउ वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब हम बहुत सी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, जूसर, ग्राइंडर जो हमारे रेगुलर यूज़ के, और इसको चाहिए होती है इलेक्ट्रिक पावर एंड दैट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो इवन हर चीज़ में फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और समहाउ केमिस्ट्री की भी होगी। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब हम अपनी रेगुलर लाइफ को पे आते हैं तो उसमें हमें फिर बायोलॉजी की भी मिलेगी। लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या है कि अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डील करेंगे तो उसमें हमारे पास केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स होगी। और फिज़िक्स में आपके सामने आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ उठाएं आपको फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से रीड करना है, इसमें से आपने देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके पास वर्कशीट आएगी इस लेक्चर से रिलेटिव, उसमें एक आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, आपने लिखनी है। आप अपने ओन से लिखें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बुक से अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो दैट इज़ फाइन एज वेल। और दूसरा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा दैट इज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड पे मूव करेंगे। यस, साइंटिफिक मेथड क्या है बेटा? कोई भी चीज़ जब हम लॉ बनाते हैं, लॉ कहते हैं कानून को, कानून बनता है काफ़ी प्रोसेस साइंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से, कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। ठीक है, मैट्रिक क्लास ने साइंटिफिक अप्रोच पढ़ी होगी 9th क्लास केमिस्ट्री में, और 9th वालों के लिए ये चीज़ न्यू है क्योंकि उन्होंने अभी केमिस्ट्री का ये लेक्चर नहीं देखा। तो आप लोग दो जगह पढ़ेंगे, इसमें भी और केमिस्ट्री में भी। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो मतलब समझ आ जाएगा, बट 90% इट वुड बी इवन मोर देन 90% सेम होगा। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो भी हम चीज़ जिस पे हम कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं, कोई कानून बनाना चाह रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। आप एक चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जनरली या स्पेसिफिकली आप उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपने ग्लास ऑफ वाटर को कहीं रखा धूप में और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो एक दिन में कम हो रहा है, दूसरे दिन में भी कम हो रहा है, और लास्ट डे आप कहते हैं कि दिट इज़ बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हम डिटेल में कोई चीज़ होती है तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेशन कि क्या उस चीज़ पे असर पड़ रहा है किस किस चीज़ का। और जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बहुत सिस्टमेटिकली और केयरफुली, तो हम उसकी जितनी भी जनरल चीज़ें उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फिज़िकली और अपना एक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ठीक है, जब वो गैदर हो जाती हैं फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड इज़ बेसिकली फॉर द साइंटिस्ट। जब साइंटिस्ट ये इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिटन फॉर्म में लेके आते हैं और उसके पॉइंट्स लिखते हैं कि ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट है या ये एक कंटेंट है, इसमें ये हुआ था, इस पे टेम्परेचर का ये इफेक्ट था, ह्यूमिडिटी का ये इफेक्ट था, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। जब जो चीज़ इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको 100% लिखने के बाद उसको नाम दे देते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है,
पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन हो गई, सेकंड थी जो थिंग है वो हो गई हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस इज अ नोशन ऑफ साइंटिस्ट ऑन विच ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। वो जनरली हाइपोथेसिस नहीं लिखते साइंटिस्ट लिखते हैं जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी से रिलेटिव जो फॉर एग्जांपल जो टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, जब हाइपोथेसिस भी सेकंड स्टेप भी क्लियर हो जाता है, साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं थ्योरी को। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया ऑब्जर्वेशन, सेकंड आ गया हाइपोथेसिस, थर्ड है थ्योरी। ठीक है, अब जो वो उन्होंने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन को जितना भी उसको उस पर पोर्ट्रे कर दिया है, उसको ड्राफ्ट कर दिया, उसके बाद वो थ्योरी बना रहे हैं। और थ्योरी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व किया आपने फिजिकली जनरली, आपने उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपने मतलब साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस लिखा। हाइपोथेसिस लिखने के बाद जो है वो आ गए एक्सपेरिमेंट बेस्ड, और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का पार्ट हो गया, थ्योरी का। अब थ्योरी जब आपका जो चीज़ आपने लिखी है आप उसका 100% इम्पैक्ट देखते हैं कि आया एक्सपेरिमेंट्स में वो चीज़ हो रही है या नहीं, क्योंकि एरर्स की गुंजाइश होती है कोई किसी भी चीज़ में। इफ़ थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एग्री विद ईच द थ्योरी इज रिगार्डेड करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ डिस्कार्डेड। अगर तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही आ रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स तो थ्योरी को मान लिया जाएगा, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज वन वे इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम इन फिजिक्स। समटाइम्स द साइंटिस्ट प्रेजेंट the on rational reasoning and predict some phenomena to take under certain conditions। अब हमारे पास जब साइंटिस्ट जो हैं वो जनरल उसमें रीजनिंग या कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अंदाज़ा लगाना कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा और प्रैक्टिकली इस चीज़ को ना किया जाए सर्टेन कंडीशन में तो दैट इज़ समथिंग एल्स। अब उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अब हम लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं। थ्योरी और लॉ में फ़र्क है। लॉ 100% जिस पे बाकी साइंटिस्ट भी मुत्तफिक हो जाते हैं, जब आप थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे और वो आप की मान ली गई कि थ्योरी ठीक है, और उसके बाद जो है वो स्पेशली डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि उस थ्योरी को टेस्ट किया जाए, और इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी प्रेजेंस ज़रूरी होती है और सब उस पर बैठ के मतलब इम्पैक्ट डालते हैं और अपने अपने पॉइंट्स को रेज करते हैं, क्योंकि वन माइंड और सेवरल माइंड्स में की अप्रोच में फ़र्क आता है। ज़्यादा लोगों का दिमाग लगेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा पॉइंट रेज होंगे। इस तरह जब थ्योरी और प्रेडिक्टेड रिजल्ट जो भी ऑब्टेंड हो जाते हैं कि वाकई में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वो थ्योरी भी ठीक है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं लॉ। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी पढ़ी होगी, दोनों नाम देते हैं हम। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ज़्यादा बोला जाता है, तो KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज़ अ थ्योरी, ठीक है, लॉ नहीं है। इसी तरह एवोगाड्रो लॉ है, बॉयल्स लॉ है। अब जब हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉ इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ थ्योरी, जिसमें हम फाइनली कह देते हैं यस 100% ऐसे ही होगा। अगर उसमें कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन लाए करती हो और थ्योरी के स्टेप तक वो काम कर रही हो, तो उसको हम थ्योरी का नाम ही देते हैं, उसको हम लॉ नहीं बनाते। ठीक है, सो वी हैव 4 बेसिक स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये वो चीज़ें जो शायद आपकी नज़र से साइंस में पिछली क्लासेस में गुजरी हों। ठीक है, नहीं गुजरी तो डोंट वरी, आगे हम फिजिक्स में बहुत से लॉज पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, और इसी तरह 9th वाले केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। आपको 2 चीज़ें कवर हो गई। ठीक है,
Yes, Newton made a hypothesis about nature of light. According to light consists of extremely small particles, that is with very high velocity. ये आप मतलब इसका जनरल एक एग्जांपल दी हुई है, यू मस्ट रीड इट। मैंने आपको बेसिक फिनोमेना बता दिए कि लॉ कैसे जनरेट होता है और साइंटिफिक मेथड में या साइंटिफिक अप्रोच में कौन कौन से स्टेप्स वो होते हैं। डोंट वरी, आई एम श्योर कि मैट्रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने यही चीज़ 9th केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, और 9th वालों को भी अगर कोई चीज़ मिसिंग रह जाएगी तो उनका नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर है, दैट इज साइंटिफिक अप्रोच, एंड वी हैव ऑलमोस्ट सेम थिंग इन द बोथ। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरर्स एंड एक्यूरेसी। Yes. The next thing is errors and accuracy. जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, देयर आर चांसेस कि उसमें हमारे से मतलब उसमें एरर्स एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, एरर क्या होता है? फॉल्ट, गलती, या कोई चीज़ ऐसी जो नेगलेक्ट हो गई हो या उसमें जिसकी वजह से रिज़ल्ट पे अफेक्ट आए, उसको हम एरर कहते हैं। और एक्यूरेसी हम कहते हैं कि एग्जैक्ट काम जो रिक्वायर्ड है वो किस एक्यूरेसी से हुए। इंसान की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। तो एक्सपेरिमेंट्स कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं, ह्यूमन बेस्ड भी होते हैं, एंड देयर आर चांसेस के एरर कंप्यूटर्स के थ्रू भी आ जाए। डोंट मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर भी आपको कंडीशंस के हिसाब से 100% रिजल्ट दे, डिपेंड्स। आपको मैं भी जब एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक एरर का पता चल गया, दैट इज़ अ फॉल्ट। किसी भी चीज़ का फॉल्ट किसी भी वजह से आ सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगली जो एक्यूरेसी का भी मैंने बता दिया। अब हमारे पास 3 किस्म के एरर्स होते हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। व्हाट इज पर्सनल एरर? पर्सनल एरर्स में आप वर्ड देख रहे हैं, पर्सन, इसका मतलब है ऐसा एरर जो साइंटिस्ट या कोई भी इंसान उस एरर को परफॉर्म कर रहा है, सॉरी उस किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है और उससे जो गलती हो रही है, दैट इज़ पर्सनल एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अपरेटस लिया वेट करने के, मास उसका फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आपसे थोड़ा सा गलती हो गई कि आपने रीडिंग उसकी गलत ले ली, इवन थोड़ी सी भी गलत ले ली, तो वो आपकी गलती है, दैट इज़ पर्सनल एरर। ठीक है, और हो जाता है ऑब्जर्वेशंस लेने में, कभी टेम्परेचर में, कभी जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे उसमें आपको पता चलेगा जो गलती आपने की है, दैट इज पर्सनल एरर। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। ये वो टाइप एरर की जो किसी सिस्टम में ख़राबी की वजह से आए। ठीक है, जिस तरह कभी कभी सिस्टम जो है उसमें फॉल्ट आ जाता है, किसी भी डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती। फॉर एग्जांपल स्फेग्मोमैनोमीटर हम कहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर चेक होता है, तो कभी उसमें भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर्टेन कंडीशन में वो एग्जैक्ट नहीं दे रहा होता आप लोगों को, या टेम्परेचर है, थर्मामीटर है, वो एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा होता और सिस्टम में कोई ना कोई या उस डिवाइस में ख़राबी आ जाती है, तो दैट इज़ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और इसकी करेक्शन भी हो जाती है, डिपेंड्स कि हम किस पैटर्न पे उसको लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है बेटा? जो आपकी एक्सटर्नल कंडीशन पे बेस करता है, एंड एक्सटर्नल कंडीशन से क्या मुराद है? जो एटमॉस्फेयर या आपके इर्द गिर्द में चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, या ऐसी चीज़ें जो आपके जनरल उसमें या आपके एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और उसमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ट हो सकता है 20 डिग्रीज टेम्परेचर पे, यानी थोड़ा कूल टेम्परेचर जहाँ पे एसी हो, और एसी नहीं लगा हुआ, तो डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही नहीं देगा। ऐसे एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। ठीक है, और
गलतियाँ मतलब किसी चीज़ से भी हो सकती है, और तीनों फैक्टर्स में हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो साइंटिस्ट ट्राई करते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर रखें जो कि जो है बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपको एरर से भी पता चल गया। अब आपके पास जो वर्कशीट में आ रहा है दैट इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड सिस्टमेटिक अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच सॉरी या साइंटिफिक मेथड। लास्ट थिंग जो है वो है आप देखेंगे बुक में मुस्लिम साइंटिस्ट एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। आई विल नॉट टेल यू कि उनकी क्या अचीवमेंट्स है, आप खुद थॉरली रीड करेंगे और उसकी अचीवमेंट्स आपने लिखनी है। जो भी उन्होंने अपनी फील्ड ऑफ फिजिक्स में उनकी जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, जो भी उन्होंने चीज़ इन्वेंट की है, यू हैव टू रीड इट एंड राइट इट। ठीक है, मेरा ख्याल है 5 से 6 साइंटिस्ट हैं। अल-बैरूनी पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, आपने ये खुद रीड करना है। दैट नॉट रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर लेक्चर कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, वो आप खुद रीड करें थॉरली और ख़ुद लिखें। 9 मैट्रिक में सेल्फ राइटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाए कि पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। ठीक है, तो बुक रीडिंग से ही आपकी ये चीज़ें डेवलप होंगी। ये चीज़ें भी आपने सारी रीड करनी है, और वो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।